गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम हमारा मैक्सिमा मिनिमा का जो टॉपिक है हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट वीक कोई क्लास नहीं हो पाई थी ड्यू टू सम रीजंस। तो आई होप आज की क्लास लेने से पहले आप लोगों ने थोड़ा बहुत पहले का रिवीजन जरूर कर लिया होगा पिछली क्लास वाला। तो मैक्सिमम मिनिमा में हम जो टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं वो है इनइक्वालिटी कांस्टेंट मैक्सिमाइजेशन। तो देखिए आज जो क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ये आपकी इग्नू की बुक का ही क्वेश्चन है। और जो इग्नू की बुक है उसमें जो आपका यूनिट नंबर 6 है, यूनिट नंबर 6 में एक टॉपिक है 6.4। टॉपिक का नाम है सिंपल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने यहां से लिया है और हमारा जो भी चैप्टर नंबर है 8 आई थिंक जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वहां पे मैंने ये क्वेश्चन डाला है। अब इस टॉपिक में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर दो एग्जांपल्स दिए गए हैं, एक एग्जांपल 1 है और एक है एग्जांपल 2। हमें ये दोनों ही क्वेश्चन करने हैं। एग्जांपल 2 अभी दिसंबर 2022 में जो पेपर आया है 103 का उसमें ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, और एग्जांपल 1 मैं अभी आपके साथ आज की क्लास में डिस्कस करूंगा, उसके बाद हम एग्जांपल 2 भी करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं स्टार्ट और क्लास के बाद रात को 1 या 2 बजे तक मैं ये वीडियो अभी जो क्लास हमारी हो रही है ये मैं ऐप पर भी डाल दूंगा। तो जिन लोगों की क्लास मिस हो गई है लाइव क्लास वो ऐप पर देख लें। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है? ठीक है, एग्जाम्पल 1। इस एग्जाम्पल में हमें दिया है एक सेकंड मैं थोड़ा कैमरा एडजस्ट कर दूं। अभी कैमरे का जो एंगल है वो सही नहीं आ रहा। आई थिंक अब थोड़ा एक सेकेंड। हाँ, तो देखिए जो क्वेश्चन है मतलब जो एग्जांपल है इसमें हमें क्या आवाज नहीं आ रही है आपको मेरी? हाँ प्रोमिला जी आप कुछ बोल रहे हो? हाँ मुझे आपकी आवाज आ रही है। एक सेकंड, अभी आ रही है आपको मेरी आवाज? पहले नहीं आ रही थी? पहले नहीं आ रही थी क्या? सर नहीं आ रही है। अब आ रही है? नहीं आ रही। एक सेकंड, ओहो अब आ रही होगी। ठीक है ना? जी जी सर अब आ रही है। ठीक है, तो देखिए मैं मैंने अभी ये बताया है कि आपको पता है हमारा मैक्सिमा मिनिमा का टॉपिक चल रहा है और हम लोग इनइक्वालिटी कांस्टेंट से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। पिछले क्लास में कर चुके हैं कुछ क्वेश्चन। तो आज मैं आपके साथ जो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा ये इग्नू की बुक में यूनिट 6 में टॉपिक 6.4 है। टॉपिक का नाम है सिंपल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इसमें दो एग्जांपल्स हैं, तो मैं आज आपके साथ एग्जांपल नंबर 1 डिस्कस कर रहा हूं। एग्जांपल में हमें दिया है मैक्सिमाइज u x1 x2 is equal to x1
प्लस x2 ओवर द सेट सेट क्या दिया है, सेट दिया है ये x इज इक्वल टू x1 x2 बिलोंग्स टू r स्क्वायर, x1 पॉजिटिव है और x2 भी पॉजिटिव है, I माइनस p1 x1 माइनस p2 x2 is equal to 0 where I is greater than 0, p is greater than 0, p2 is greater than 0। ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो देखिए है क्या, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस क्वेश्चन को समझना ज्यादा जरूरी है। और अभी जैसे पिछली साल पेपर, अभी जो दिसंबर में पेपर हुआ है, उस पेपर के पैटर्न को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि हमें बहुत सारी चीजें जो नहीं करते थे वो सारी चीजें कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में माइक्रो इकोनॉमिक्स के भी कुछ कांसेप्ट यूज होते हैं और आप में से कुछ लोग जो रिवीजन कर रहे हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको मैं सारी चीजें क्लियर कर देता हूं। तो ये क्वेश्चन कहां पे है ये मैंने नीचे एलाबोरेट कर दिया है कि यहां से क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है, बेसिकली एग्जांपल है। तो इस एग्जांपल को सॉल्व करने से पहले हम पूरे क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कुछ कुछ हमें नॉन नॉर्मल सिचुएशन में दिख रहा है ना। नॉर्मली क्वेश्चन ऐसे नहीं दिया होता है। तो क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। देखिए एक्चुअली है क्या, ये एक यूटिलिटी फंक्शन है, ठीक है। और ये एक यूटिलिटी फंक्शन है। तो मैं इस क्वेश्चन को जैसे सिंपली होता है वैसे आपको बता रहा हूं। देखिए क्वेश्चन में आपको पता है अगर मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन होता है तो x1 x2 ये हमारा यूटिलिटी फंक्शन है। तो सबसे पहले तो हम इस यूटिलिटी फंक्शन को समझ लेते हैं। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा था बट आप भूल गए होंगे। हाँ बोलिए। सर हम क्या कर रहे हैं, मेरा नेटवर्क चला गया था तो हमने दोबारा से रिजॉइन किया। हाँ कोई बात नहीं, हाँ मैं दोबारा बताता हूँ। हम आप लोग एक काम और करा करिए, जिससे जब नेक्स्ट वीक क्लास होती है, क्योंकि 4 दिन की छुट्टी हो जाती है, इस बार तो ज्यादा छुट्टी हुई है, लगभग 10 दिन की छुट्टी हो गई है हमारी। तो आप एक बार पीछे की क्लास देख लिया करिए, पड़ी हुई है ऐप पे, तो थोड़ा सा आप कनेक्ट रहोगे कि क्या हो रहा है। बट मैं दोबारा बता देता हूँ, हम मैक्सिमा मिनिमा का टॉपिक को आज कंटिन्यू कर रहे हैं और टॉपिक है आपका इनइक्वालिटी कांस्टेंट। और मैं जो क्वेश्चन आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये नोट्स में डाल दिया है मैंने। ये क्वेश्चन आपकी इग्नू की बुक से चैप्टर 6 से 6.4 से मैंने लिया है। बाकी आप इस वीडियो की रिकॉर्डिंग देख लेना, रात को 1-2 बजे तक मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अब फिलहाल हमें क्वेश्चन में ये चीजें दी हैं, ये जो मैंने नोट करी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस क्वेश्चन को ही समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। इसमें ये जो हमें वैल्यू दी है ये एक यूटिलिटी फंक्शन है और हमें इस यूटिलिटी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इस यूटिलिटी फंक्शन को समझने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ यूटिलिटी फंक्शन कितनी तरह के होते हैं, है ना। तो एक यूटिलिटी फंक्शन होता है कॉब-डगलस यूटिलिटी फंक्शन। यूटिलिटी फंक्शन ये कुछ इस तरह से होता है, x के ऊपर कोई पावर होगी
और y के ऊपर भी कोई पावर होगी, x और y दो कमोडिटी हैं, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में कमोडिटी x और y नाम होगी x1 और x2 दो कमोडिटी हैं, तो कोऑर्डिनेट प्रोडक्शन फंक्शन कुछ इस तरह से दिखता है। फिर एक होता है हमारा लीनियर यूटिलिटी फंक्शन। लीनियर यूटिलिटी फंक्शन कुछ इस तरह से दिखता है, x1 और x2, और x1 के साथ कुछ हो सकता है, जैसे 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं 2 और 7 ले लेता हूं, 2 और 7 की जगह कुछ भी हो सकता है। एक लीनियर यूटिलिटी फंक्शन होता है, और तीसरा होता है आपका एल शेप यूटिलिटी फंक्शन। ये यूटिलिटी फंक्शन कुछ इस तरह से दिखता है, मिनिमम x1 x2। यहां पे भी x1 और x2 के साथ कुछ हो सकता है, जैसे मैं मान लेता हूं x1 के साथ है 7 और x2 के साथ है 3। 7 और 3 के साथ कुछ भी हो सकता है मल्टीप्लाई में, ये कोमा है। इसके बाद एक होता है हमारा कांस्टेंट इलास्टिसिटी यूटिलिटी फंक्शन, और इस तरह एक होता है हमारा क्वासी लीनियर यूटिलिटी फंक्शन। तो ये सारे अभी डिटेल में हम डिस्कस नहीं करेंगे, फिलहाल हम इस टाइप को समझते हैं, है ना। तो इस टाइप को अगर हम देखें तो ये यूटिलिटी फंक्शन कुछ इस तरह का यूटिलिटी फंक्शन है, इस तरह का यूटिलिटी फंक्शन। बाकी सबको माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम समझ लेंगे। तो ये जो यूटिलिटी फंक्शन है, इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान ये होती है, जो दोनों कमोडिटी हैं x1 और x2, इनके बीच में प्लस का साइन होता है, ठीक है, इनके बीच में प्लस का साइन होता है, और x1 और x2 के साथ कुछ हो सकता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि 1 1 दे दिया है। यहाँ पे x1 के साथ 1 है, तो 1 में मल्टीप्लाई करके यही आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे x2 के साथ भी 1 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, है ना। अब ये और समझ लेते हैं हम लोग कि लीनियर यूटिलिटी फंक्शन का मतलब क्या होता है, क्या है लीनियर यूटिलिटी फंक्शन। तो देखिए, लीनियर यूटिलिटी फंक्शन का मतलब ये होता है, जो दो चीज आप इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब जिन दो चीजों को आप कंज्यूम कर रहे हो, जैसे x1 और x2, तो ये दोनों ही चीजें परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं एक दूसरे की, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब है जिस तरह से चाय और कॉफी, या फिर आप माजा और स्लाइस पी सकते हो, ये चीजें एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट हैं। तो अगर कभी दो चीजें एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट होती हैं, वो भी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, तो हमारा यूटिलिटी फंक्शन कुछ इस तरीके से दिखता है। अब इस क्वेश्चन में आगे जाने से पहले मैं कुछ बातें आपको समझा देता हूं। अगर दो चीजें बिल्कुल एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट है, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं एक माजा और एक स्लाइस, ये दोनों ही बेसिकली मैंगो बेस्ड सॉफ्ट ड्रिंक है, ठीक है, और इन दोनों का टेस्ट मैं ये नहीं कहूंगा बिल्कुल एक जैसा होता है, बट लगभग एक जैसा ही होता है ना। इस केस में तीन सिचुएशंस हो सकती हैं, तीन केस हो सकते हैं, ठीक है। देखिए, अगर माजा का प्राइस स्लाइस के प्राइस से ज्यादा है, तो इस केस में आप क्या करोगे, क्योंकि माजा महंगी है और स्लाइस सस्ती है, इस केस में QM का मतलब है क्वांटिटी ऑफ माजा, आप माजा को कंज्यूम नहीं करोगे, माजा को कंज्यूम करोगे 0। आपके पास जितना भी पैसा है वो सारा का सारा पैसा खर्च कर दोगे आप स्लाइस को खरीदने पर। समझ में आ रही है बात आपको, ठीक है। अब माजा को आप करोगे कंज्यूम 0, और स्लाइस कितनी कंज्यूम करोगे, जितना भी आपके पास पैसा है उसको आप डिवाइड कर दोगे स्लाइस के प्राइस से। फॉर एग्जांपल मेरे पास 1000 रुपीस हैं और
जो प्राइस है स्लाइस का, मैं मान लेता हूँ स्लाइस का प्राइस 20 रुपीज है। तो इसका मतलब क्या है, ये मैं अपने 1000 यानी कि सारे के सारे पैसे खर्च कर दूंगा स्लाइस खरीदने पर, और मैं स्लाइस की 50 बोतल्स खरीद पाऊंगा और उनको कंज्यूम करूंगा। ठीक है, क्योंकि देखिए हम ये मान के चलते हैं कंज्यूमर थ्योरी में, कंज्यूमर के पास जितना भी पैसा है वो सारा पैसा खर्च कर देगा, कुछ भी पैसा बचाएगा नहीं। तो इस हिसाब से अगर माजा का प्राइस ज्यादा है तो कंज्यूमर माजा यूज नहीं करेगा। आप समझ के देखिए, अगर माजा और स्लाइस एक दूसरे की परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, मतलब कि आप इन दोनों को इक्वली पसंद करते हो, तो आप इसको, और प्राइस, जिसका प्राइस सस्ता होगा फिर आप उसी को कंज्यूम करोगे ना, सारा पैसा कहां खर्च कर दोगे, जो चीज सस्ती होगी। इसी तरीके से अगर हम ये मानते हैं कि स्लाइस महंगी है, स्लाइस का प्राइस ज्यादा है, तो इस केस में स्लाइस आप 0 कंज्यूम करोगे, सारा का सारा पैसा आप माजा को खरीदने पे खर्च कर दोगे। और इसी तरह से अगर इसका प्राइस 20 माने तो आप इसको, इसकी 50 यूनिट खरीदोगे। अब एक तीसरा केस और हो सकता है, तीसरा केस ये हो सकता है कि माजा का प्राइस और स्लाइस का प्राइस इक्वल है। तो अगर माजा का प्राइस और स्लाइस का प्राइस इक्वल है तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि आप माजा खरीदो या फिर स्लाइस खरीदो। अब दुकानदार से जाके कोई भी आपका होगा ये माजा 1000 रुपए है, दोगे उसको, पैसे पूरे खर्च करने, आप उसको 1000 रुपए दोगे और बोलोगे भैया माजा या स्लाइस में से जो है वो दे दो। अब वो चाहे आपको माजा दे दे, वो चाहे आपको स्लाइस दे दे, आपको इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है अगर x और y, x1 और x2 यानी कि माजा और स्लाइस परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। यहाँ पे एक बात और भी समझनी है, ये जो यूटिलिटी फंक्शन दिया हुआ है ये सिर्फ ऐसे कंज्यूमर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके लिए x1 और x2 परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। जैसे आप में से कोई कहता है कि सर मैं तो माजा पसंद करती हूँ, मुझे स्लाइस पसंद नहीं है, या फिर मैं माजा पसंद करता हूँ, मुझे स्लाइस पसंद नहीं है, तो यानी कि ये यूटिलिटी फंक्शन फिर आपके लिए नहीं है। ये यूटिलिटी फंक्शन ऐसे ही कंज्यूमर के लिए है जो दोनों चीजों को बराबर पसंद करता है, जिसके लिए ये दोनों चीजें परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई है। अब हम आगे चलते हैं कि अगर प्राइस दोनों की इक्वल है, अगर दोनों के प्राइस इक्वल है, जैसे मैंने बताया आप दुकानदार से मांगोगे वो जो दे देगा खरीदोगे, और अगर दोनों चीजों के प्राइस इक्वल है तो जो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ माजा डिवाइडेड बाय माजा का प्राइस एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ स्लाइस डिवाइडेड बाय स्लाइस का प्राइस। अब क्योंकि हमारे पास फर्स्ट कमोडिटी और सेकंड कमोडिटी है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x1 डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ p1 मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x2 डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ p2। और मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट कमोडिटी की निकालने के लिए ये जो हमारा यूटिलिटी फंक्शन है, इस यूटिलिटी फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव x1 के रिस्पेक्ट में कर देते हैं। ऐसे ही मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकंड कमोडिटी हम कैसे निकालते हैं, इसे कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा यूटिलिटी फंक्शन है इसका पार्शियल डेरिवेटिव हम x2 के रिस्पेक्ट में कर देते हैं। क्योंकि आपको पता है किसी भी चीज का मार्जिनल निकालने के लिए हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, ये बात मैं आप लोगों को बता चुका हूं। ठीक, अभी हम लोग चलते हैं आगे। तो मैंने बेसिकली आपको यूटिलिटी फंक्शन का जो भी कंसेप्ट था यहाँ पे इस केस में वो सारा आपको समझा दिया है। दूसरी बात यहाँ पे बताने की जरूरत तो नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ, अगर यूटिलिटी फंक्शन इस तरह का होता है तो देखिए ये एक लीनियर यूटिलिटी फंक्शन है। लीनियर यूटिलिटी फंक्शन का मतलब होता है जो दो आपके वेरिएबल हैं, जो दो कमोडिटी हैं, इनके ऊपर कोई पावर नहीं है, पावर 1 है। और अगर कोई भी ऐसी इक्वेशन है जिसके वेरिएबल्स के ऊपर पावर 1 है यानी जो लीनियर है, उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनता है। तो अगर आपके पास कोई इस तरह का यूटिलिटी फंक्शन है और आप इसका ग्राफ बनाओगे तो यहाँ पे हम x1 को रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पर हम x2 को रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पे इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन यूटिलिटी फंक्शन है। ये ग्राफ की
इक्वेशन का है, ये ग्राफ इस इक्वेशन का है x1 प्लस x2, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे। तो ये समझने के बाद कि यूटिलिटी फंक्शन क्या कह रहा है, इस यूटिलिटी फंक्शन का मतलब क्या है, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। देखिए अब हम आते हैं नीचे, ओवर द सेट। ओवर द सेट का मतलब क्या है, जैसे कि हम लोग पीछे की क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जो इक्वलिटी कांस्टेंट के केस में हमारा मैक्सिमा मिनिमा यानी ऑप्टिमाइजेशन होता है, वहां पर हमें एक फंक्शन दिया होता है जिसकी हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। उसके बाद हमें कुछ कांस्टेंट दिए होते हैं जिनको हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट टू। सब्जेक्ट टू में यहाँ पे कुछ कांस्टेंट होते हैं। अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे हमारे पास, पहले तो इसका मतलब समझते हैं क्या है। देखिए x1 एक कमोडिटी है और x2 भी एक कमोडिटी है, तो x1 और x2 को हम ब्रैकेट में डालते हैं। जब ब्रैकेट में हम इसको ऐसे लिखते हैं तो ये एक पॉइंट बन गया है अपने आप में, और इस पॉइंट को डिनोट करा गया है x से। यानी जहां पर x लिखा है तो x का मतलब है कमोडिटी, और इसके अंदर दोनों चीजें आ गई हैं x1 और x2। सिर्फ x का मतलब है x1 और x2 का एक जोड़ा यानी पेयर, जिसको हम बंडल बोलते हैं हमारे कंज्यूमर थ्योरी में। तो x एक बंडल है जो कि x1 और x2 दोनों कम्युनिटी को दिखा रहा है। जैसे ये हो सकता है 2 और 3, यानी कि कंज्यूमर x1 की 2 कम्युनिटी यूज कर रहा है और x2 की 3 कम्युनिटी यूज कर रहा है। लेकिन इस ग्राफ में ऐसा नहीं हो सकता है, इस यूटिलिटी फंक्शन में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। इसमें या तो देखिए ये होगा कि वो दोनों की इक्वल क्वांटिटी यूज करे, 2 2 या 3 3 या फिर 4 4। क्यों? क्योंकि चीजें परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। जब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है तो दोनों को बराबर पसंद करेगा और दोनों की इक्वल क्वांटिटी खरीदेगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि वो एक को 0 यूज कर ले, इसको 0 और इसकी 4 यूनिट, या फिर इसकी 4 यूनिट या फिर इसकी 0। इस केस में ये हो सकता है कि इसकी 0 और इसकी 6 यूनिट, या इसकी 6 यूनिट इसकी 0। इस केस में हो सकता है कि इसकी 0 यूनिट इसकी 8 यूनिट, इसकी 8 यूनिट इसकी 0। मतलब कहने का मतलब ये है, या तो वो क्योंकि दोनों चीजों को बराबर पसंद करता है तो या तो दोनों को 2 2 यूनिट यूज करेगा, या फिर कैसे करेगा, एक को करेगा ही नहीं, सारी यूनिट दूसरे की करेगा। ऐसा कब होगा? ऐसा जब होगा जब P1 का प्राइस P2 से ज्यादा है। या फिर वो ऐसा करेगा कि P2 को यूज ही नहीं करेगा। ऐसा कब होगा? जब P2 का प्राइस ज्यादा है, जो ज्यादा होगा उसको यूज नहीं करेगा, क्योंकि दोनों परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं। ऐसे ही मैंने ये एग्जांपल ले लिया है। तो हमें ये क्लियर हो गया है x का मतलब क्या है। x एक बंडल है जिसमें x1 और x2 की दोनों कमोडिटी को दिखाया जा रहा है। फिर यहाँ पे ये जो सिंबल है, ये सिंबल, ये कुछ ई जैसा है बट ये ई नहीं है, ये सिंबल, इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे तो आर स्क्वायर लिखा है। बेसिकली आर रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। रियल नंबर का मतलब है x1 और x2 की कोई भी वैल्यू ऐसी वैल्यू होगी जिसको हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, यानी जिसको हम ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं। x1 और x2 की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जिसको हम ग्राफ में नहीं दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम √3 की वैल्यू, हम कॉम्प्लेक्स नंबर को, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको नंबर लाइन पे नहीं दिखा सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ये हम लोग जब डिफरेंस इक्वेशंस पढ़ेंगे वहां पे हम लोग डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं आपको ये बता चुका हूं कि यूटिलिटी फंक्शन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं आपको ये भी बता चुका हूं यहां से यहां तक इसका क्या मतलब है कि x1 और x2 दोनों रियल नंबर से ही बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे ये इसका क्या मतलब है ये समझते हैं। इसका मतलब ये है कि जो दो चीजें आप यूज कर रहे हो, कमोडिटी x1 और कमोडिटी x2, तो कंज्यूमर या तो x1 की पॉजिटिव क्वांटिटी यूज करेगा, पॉजिटिव 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है,
या फिर कंज्यूमर X1 की जीरो कमोडिटी यूज करेगा, यानी कि वो X1 की कमोडिटी यूज कर ही नहीं रहा है। और अगर वो X1 की कमोडिटी जीरो यूज कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि X1 X2 से महंगी है, इसलिए वो X1 को यूज कर ही नहीं रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से जो सेकंड कमोडिटी है, या तो कंज्यूमर इसकी पॉजिटिव क्वांटिटी यूज करेगा X2 की, ठीक है, या फिर वो X2 को यूज करेगा जीरो। और X2 को जीरो यूज करने का मतलब ये है ये X2 X1 के कंपेयर में एक्सपेंसिव है, यानी कि महंगा है, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर X2 की पॉजिटिव क्वांटिटी यानी मोर देन जीरो यूज करेगा या फिर जीरो, वो X2 की नेगेटिव मतलब लेस देन जीरो नेगेटिव क्वांटिटी यूज नहीं कर सकता है। देखिए हम किसी भी चीज का कंजम्पशन पॉजिटिवली ही करते हैं, नेगेटिवली नहीं करते हैं। नेगेटिव कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? नेगेटिव कंजम्पशन का मतलब ये होता है कि मैंने किसी चीज को यूज नहीं करा है, बल्कि फॉर एग्जांपल मैं एक माजा को पीता नहीं हूं, बल्कि मैं अपने अंदर से एक माजा निकाल देता हूं, ये हुआ नेगेटिव कंजम्पशन। तो हम हमारे अंदर से कोई माजा तो निकाल नहीं सकते हैं, यानी नेगेटिव कंजम्पशन पॉसिबल है ही नहीं। तो हमें ये क्लियर हो गया है, ये भी क्लियर हो गया है। अब हम आते हैं यहाँ पे, ठीक। देखिए ये जो थर्ड इक्वेशन है, अब इस इक्वेशन को लेते हैं i माइनस पी वन x1 माइनस पी टू x2 इज इक्वल टू जीरो। i इज इक्वल टू इस वैल्यू को राइट साइड पे लेके आते हैं, जीरो है ना, p1 x1 p2 x2। ये बेसिकली ये इक्वेशन आपकी बजट लाइन है। इस बजट लाइन को तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, और मैं क्योंकि एक दो क्वेश्चन आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। बजट लाइन क्या होती है आप अपनी नोटबुक में देख लेना, ठीक है। बस फर्क इतना है कि ये जो वैल्यू है ये खर्च है और ये आई आपकी इनकम है। आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, और पीछे के कुछ क्वेश्चन में शायद हम लोगों ने इस इक्वेशन को ऐसे लिखा है, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अब दूसरी एक चीज हमें और भी दी है कि जो आई है वो पॉजिटिव है, यानी आपकी इनकम पॉजिटिव है, जीरो इनकम नहीं है, नेगेटिव इनकम भी नहीं है। P1 का प्राइस भी पॉजिटिव है। हकीकत बात है कि जब हम लोग बाजार में जाते हैं तो हमें कुछ चीज की कीमत देनी पड़ती है, पॉजिटिव होती है वो, और P2 भी यानी कमोडिटी 2 का प्राइस भी पॉजिटिव है। ये इंफॉर्मेशन हमें समझ में आ गई है। अब हम समझते हैं ये क्वेश्चन कैसा है। तो देखिए ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि आपको मैक्सिमम करनी है इस यूटिलिटी फंक्शन की वैल्यू, ठीक है, और आपको कुछ कांस्टेंट दिए हैं सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। सबसे पहले तो ये दिया है मतलब i इज इक्वल टू p1 x1 प्लस p2 x2 ये, और दूसरा कांस्टेंट दिया है ये x1 सॉरी, और x2 तीसरा कांस्टेंट दिया है ये। तो ये आप तरह से इक्वेशन 1 मानते हैं, हम इसको 2 मानते हैं, इसको मानते हैं 3 और इसको मानते हैं 4 जनरली। बट मैं यहाँ पर इन इक्वेशंस को ये नाम नहीं दे रहा हूँ, मैं कोई नाम ही नहीं दे रहा हूँ इक्वेशन को। अब हमें जो बात समझनी है वो ये समझनी है, मैंने अभी तक आपके साथ जो क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, जैसे लास्ट क्लास में शायद आपने रिवाइज नहीं करी होगी, मैंने आपके साथ रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन के का एक क्वेश्चन करा था, उसका सॉल्यूशन मैंने आपको क्लास में कराया था, और उसका सॉल्यूशन नोट्स में मैंने टाइप करके भी दे रखा है। रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन पे दो क्वेश्चन है एग्जाम में जो आते हैं, मैंने एक कराया था, दूसरे का सॉल्यूशन दे दिया था, तो कैलकुलेशन ही थोड़ी अलग है, बाकी सब कुछ वही है। इसके तो दो क्वेश्चन रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन के नोट्स में है, इसके अलावा एक क्वेश्चन और है नोट्स में जो कि मैंने क्वांट हेंडरसन से लिया है, वहीं से मैंने कंसेप्ट भी पढ़ा था, वहीं से मैंने ये दिया है, क्योंकि और किसी बुक में कंसेप्ट था ही नहीं रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन का। और तीसरी बात, इसके बाद आप देखोगे, हाँ ये तीन क्वेश्चंस मैंने दिए हैं इनइक्वालिटी कांस्टेंट में।
तो इन तीनों क्वेश्चंस में अभी तक हमने जो इनइक्वालिटी कांस्टेंट के क्वेश्चन डिस्कस करे हैं उनमें और इस क्वेश्चन में एक डिफरेंस है, एक अंतर है। अब वो अंतर क्या है? वो अंतर ये है कि इस क्वेश्चन में हमें जो कांस्टेंट दिए हैं, यहाँ पे 3 कांस्टेंट हैं, बट मैंने आपके साथ जो रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन करा था या मैंने आपके साथ जो और क्वेश्चन करे हैं उन क्वेश्चंस में हमें कांस्टेंट एक ही दिया होता था, ठीक है। तो जब एक ही कांस्टेंट दिया होता था और यहाँ पे क्योंकि कांस्टेंट 3 है तो क्वेश्चन में थोड़ा चेंज हो जाएगा। और आप एक काम और कर सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन दिया है, आप चाहो तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी लिख सकते। पहले तो आपको ये लिखना ही पड़ेगा जो दिया है, उसके बाद आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो अगर आपको ऐसे समझने में थोड़ी आसानी होती है। बाकी बात तो मैंने आपको समझा ही दी है, चाहो तो आप ऐसे ही इसको लिखा रहने दो। अब होता क्या है, हमें क्योंकि यूटिलिटी मैक्सिमम करनी है तो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होते हैं मैं आपको बता चुका हूं, उन क्वेश्चंस में हम लोग यूज करते हैं लॉग्रेंजियन फंक्शन का। और जो लॉग्रेंजियन फंक्शन है, लॉग्रेंजियन फंक्शन क्या होता है ये भी अच्छा सॉरी एक और बात है, आगे चलने से पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में 3 कांस्टेंट हैं, 1 2 और 3। तो क्वेश्चन को आगे जाके सही तरीके से समझने के लिए, ठीक तरीके से समझने के लिए हम इनको कुछ नाम दे देते हैं। जैसे ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को मैं नाम दे देता हूं, इस वाले को g1x इज इक्वल टू, और इसको मैं नाम देता हूं g2x, और इसको नाम दे देता हूं मैं g3x। ये मैंने इन तीनों को नाम दे दिए हैं। यहाँ x1 लिख लेते हैं, यहाँ x2 लिख लेते हैं, और यहाँ पर x1 और x2 दोनों ही लिख लेते हैं। इसको 1 इसको 2 इसको 3 इसलिए दिया है जिस सीक्वेंस में दिए थे ना, ये कांस्टेंट फर्स्ट नंबर पे दिया है तो मैंने इसको फर्स्ट नाम दे दिया है। ये कांस्टेंट इसके बाद है सेकंड नंबर पे तो मैंने इसको g2 नाम दे दिया है, और ये कांस्टेंट थर्ड नंबर पे है तो मैंने इसको g3 नाम दे दिया है। बाकी प्रॉपर आपको एग्जाम में कैसे करना है मैं इसका सॉल्यूशन आपको नोट्स में भी दे दूंगा, वहां से आप एग्जैक्ट देख सकते हैं कैसे करना है। यहाँ फिलहाल हम अभी कंसेप्ट समझ लेते हैं, क्योंकि सीक्वेंस को समझ यहाँ पे लिखने में प्रॉपर टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ कंसेप्ट समझ लेते हैं, एग्जैक्ट लिखना कैसे है वो आप नोट्स में देख लेना, बट नोटबुक में अपने हाथ से भी लिखते रहोगा। तो हाँ, हमने इनको नाम दे दिया है g1 g2 और g3। मैंने यहाँ पे g1 के साथ x लिया है, 1 लिया है क्योंकि हाँ एक ही वेरिएबल है, यहाँ x2 लिया है। बाकी आपकी बुक में आप देखोगे तो यहाँ पे दोनों ही वेरिएबल लिख रखे हैं, और यहाँ पे भी दोनों ही वेरिएबल लिख रखे हैं, बट मैंने एक एक वेरिएबल लिखा था, बट उससे एक लिखो या 2 लिखो इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो जैसे कि आपको पता है हम इस तरह के जो भी क्वेश्चंस करते हैं उसमें लॉग्रेंजियन फंक्शन लेते हैं, ये बात आप लोगों को पता है क्योंकि हम काफी क्वेश्चन कर चुके हैं। अब जो लॉग्रेंजियन फंक्शन होता है उसको लिखने का तरीका क्या होता है, हम लोग सबसे पहले लिखते हैं अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको पता है क्या होता है, जिसकी वैल्यू हमें या तो मैक्सिमम करनी होती है या फिर मिनिमम। और यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो है यूटिलिटी का मैक्सिमम करना। तो पहले हम यूटिलिटी फंक्शन लिखेंगे, फिर हम लिखते हैं अपना कांस्टेंट। तो फर्स्ट कांस्टेंट, जितने भी कांस्टेंट हैं यहाँ पे 3 है, फर्स्ट कांस्टेंट और उसके बाद सेकंड कांस्टेंट और उसके बाद थर्ड कांस्टेंट। अब एक बात, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे थे तो उन सभी क्वेश्चन में कांस्टेंट सिर्फ एक ही था। तो आपको पता होगा जब हम कांस्टेंट लेते थे तो कांस्टेंट के साथ हम ले लेते थे लैम्डा, है ना, लैम्डा ले लेते थे। अब एक्चुअली होता क्या है कि किसी क्वेश्चन में जितने कांस्टेंट होते हैं लैम्डा भी उतने ही आते हैं। जैसे यहाँ पे कांस्टेंट 3 है तो ये आएगा लैम्डा 1 पहले कांस्टेंट के साथ, दूसरे कांस्टेंट के साथ आ जाएगा लैम्डा 2, और जो हमारा तीसरा कांस्टेंट है उसके साथ आ जाएगा लैम्डा 3। तो ये क्वेश्चन बाकी सारे क्वेश्चन से अलग इसलिए है क्योंकि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे थे उन सभी क्वेश्चन में
सिर्फ लैम्डा ही था, बट अब यहाँ पे क्या हो गया है, तीनों चीजें, तीन कांस्टेंट है तो तीन ही लैम्डा आएंगे, ठीक। अब ये लाइन आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं। हम कैसे लिखेंगे, हम तो लिखेंगे ये लैग्रेंजियन फंक्शन का साइन, यूटिलिटी फंक्शन की सीधी वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज x1 प्लस x2। रुक जाइएगा, मैं तो मार्कर में लिख डालता हूं। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, यूटिलिटी फंक्शन आ गया है, इसके बाद लैम्डा 1 और जो फर्स्ट कांस्टेंट है दैट इज x1 प्लस लैम्डा 2 जो सेकंड कांस्टेंट है दैट इज x2, उसके बाद लैम्डा 3 और जो सेकंड कांस्टेंट, थर्ड कांस्टेंट है वो ये है, इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, और i माइनस p1 x1 माइनस p2 x2। तो जब आप कांस्टेंट ले रहे हो ना, तो उसमें आपको जीरो से के अलावा जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू है, ये वैल्यू आपको लेनी होती है। और कभी कभी देखिए क्वेश्चन में ऐसा होता है, इस वैल्यू को ऐसे दे दिया जाता है p1 x1 p2 x2 इज इक्वल टू i। तो फिर हम जीरो अपने आप से बना लेंगे। जीरो कैसे बना लेंगे, या तो आप i को इधर ले आओगे, i को अगर आप इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा p1 x1 और सॉरी हाँ p2 x2 माइनस i इज इक्वल टू 0। या तो आप ऐसे कर लोगे, ये एक तरीका है, या फिर एक तरीका ये भी है कि हम लोग i को इधर ही रखते हैं और p1 x1 p2 x2 को इधर ले जाते हैं। तो कैसे भी कर सकते हैं, बट हमें आपको एक साइड पे जीरो बनानी है। यहाँ पे क्योंकि जीरो थी एक साइड पे, इसलिए मैंने कोई छेड़खानी नहीं करी है, मैंने सीधी सीधी ये वैल्यू पुट कर दी है। तो आपको ये वाला जो स्टेप है जिसको मैं रफ कर रहा हूं, ये आपको लिखना नहीं है, आपको तो सिर्फ सीधा सीधा ये लिखना है ये। और एक चीज हम और कर लेंगे, हम इसके साथ ब्रैकेट में लिख लेंगे x एंड लैम्डा। तो x एंड लैम्डा का मतलब क्या है ये समझ लेते हैं। देखिए x और लैम्डा, x का मतलब है यहाँ पे कमोडिटीज, जिसके अंदर x1 और x2 दोनों ही आ गई है, मतलब ये कंज्यूमर का बंडल है। और लैम्डा का मतलब है लैम्डा की वैल्यू, यानी लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3। अब एक और बात, जैसे कि आप जानते हो हम लोग मैक्सिमा मिनिमा के काफी क्वेश्चंस कर चुके हैं, लगभग एक महीने से हम मैक्सिमा मिनिमा ही पढ़ रहे हैं। टू वेरिएबल में हमने वन वेरिएबल में पढ़ा, उसके बाद टू वेरिएबल में पढ़ा, टू वेरिएबल में हमने अनकांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन भी पढ़ा, और अब हम लोग कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन भी डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिकली है क्या, अनकांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन में भी दो केसेस होते हैं। जैसे आपने एक केस तो पढ़ा इक्वलिटी कांस्टेंट का, और अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं इनइक्वालिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो जब आपको पता है हम इनइक्वालिटी कांस्टेंट को यूज करते हैं, तो हम लोग यूज करते हैं कुन-टकर कंडीशन, ठीक है। कुन-टकर कंडीशन में मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन करते टाइम हम लोगों को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी हम मैक्सिमा मिनिमा के जो भी क्वेश्चंस करते हैं, उस इन क्वेश्चंस में हम लोगों को
सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की जरूरत पड़ती है, बट यहाँ पर हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं निकालेंगे। आप लोग मुझे एक सेकंड टाइम दीजिए। यहाँ पे थोड़ा कोने में लाइट ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है ना बार बार, मैं थोड़ा इस लाइट का एंगल ठीक कर दूं। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव आप निकालोगे नहीं, आपको सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ही निकालने हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे, ये समझने से पहले हम लोग एक बात समझ लेते हैं। जैसे कितने कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट के ऊपर ये डिपेंड करते हैं कि हमारे नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे। तो अगर 3 कांस्टेंट होते हैं और 2 वेरिएबल होते हैं, तो हमारे नंबर ऑफ केसेस मैक्सिमम और मिनिमम के केस में 8 केसेस बनते हैं, 8। ठीक है, बट यहाँ पे हमारे 8 केसेस नहीं बनेंगे, यहाँ पर हमारे केसेस बनेंगे 3। अब 3 केसेस क्यों बनेंगे ये समझ लेते हैं। एक्चुअली है क्या, देखिए यहाँ पे 2 केसेस तो ये ही 3 केस तो यहाँ से बनते हैं, यहाँ से 3 केस बनते हैं। 3 केस कैसे बनते हैं, या सॉरी यहाँ से 2 केस ये बनते हैं, या तो कंज्यूमर इसकी पॉजिटिव क्वांटिटी यूज करेगा या फिर 0। 2 केस यहाँ से भी बनते हैं, 4 केस हो गए। ठीक है, बट यहाँ पे हमारे जो केसेस बनेंगे वो सॉरी 3 बनेंगे, 5 केसेस, बाकी केसेस क्यों नहीं बनेंगे तो ये समझ लेते हैं। देखिए x2 या तो कंज्यूमर पॉजिटिव यूज करेगा या फिर कंज्यूमर 0 यूज करेगा। अगर हम ये वाला केस लेते हैं, ये वाला केस कि कंज्यूमर x1 भी 0 ही यूज कर रहा है और x2 भी 0 ही यूज कर रहा है, तो ऐसा ना पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि ये यूटिलिटी फंक्शन है। अगर इस यूटिलिटी फंक्शन में मैं x1 और x2 दोनों की कम्युनिटी की वैल्यू 0 0 पुट कर देता हूं, तो मेरी टोटल यूटिलिटी क्या होगी, 0। तो 0 यूटिलिटी का कोई मतलब नहीं है, कोई भी कंज्यूमर 0 यूटिलिटी के लिए काम नहीं करता है, मतलब 0 यूटिलिटी उसका ऑब्जेक्टिव नहीं होती है। तो ये वाला केस तो हमारा हो जाता है खत्म। और जब ये वाला केस खत्म होता है तो हमारी काफी सारी चीजें ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती हैं। अब हमारे पास जो केस बनेंगे वो 3 केस बनेंगे टोटल। पहला केस बनेगा ये कि कंज्यूमर x1 की पॉजिटिव क्वांटिटी यूज करता है और x2 की भी पॉजिटिव क्वांटिटी ही यूज करता है, और कंज्यूमर के जो खर्चे हैं एक्सपेंडिचर और इनकम ये दोनों इक्वल है। ये केस बनता है पहला केस। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर और इनकम इक्वल कैसे होगी उसके लिए ये इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन। एक्सपेंडिचर है P1 x1, ये तो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, और ये है आपकी इनकम। अब अगर हम लोग ये वैल्यू इस साइड लेके आ जाएंगे तो ये यही इक्वेशन बन रही है। तो बेसिकली ये इक्वेशन क्या बता रही है, इक्वेशन बता रही है इनकम और एक्सपेंडिचर इक्वल है, और अगर आप इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दो तो आपके पास क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक, तो एक केस तो ये हो सकता है कि कंज्यूमर दोनों ही चीजें यानी पेप्सी और माजा दोनों की पॉजिटिव क्वांटिटी यूज करते हो। एक केस नंबर 2 ये हो सकता है कि आप x1 को यूज नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ x2 को यूज कर रहे हो, जो पॉजिटिव है मतलब उसको यूज करा जा रहा है। यहाँ पे दोनों को यूज करा जा रहा है, यहाँ पे इसको यूज नहीं करा जा रहा है, इसको यूज करा जा रहा है। और इनकम और एक्सपेंडिचर तो हमेशा ही इक्वल होने, क्योंकि आपको सारे पैसे खर्च ही करने हैं। ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। तीसरा केस ये हो सकता है कि आप x1 को ही यूज कर रहे हो, आप x2 को यूज ही नहीं कर रहे हो, और ये डिपेंड करता है प्राइस पे। अगर x1 महंगा हो तो x1 को यूज नहीं करोगे, सॉरी x2 महंगा होगा तो x2 को यूज नहीं करोगे, x1 महंगा होगा तो x1 को यूज नहीं करोगे।
और एक्सपेंडिचर और इनकम यहाँ पे भी इक्वल ही होगी। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन का जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो इसमें हमें 3 केस पढ़ने हैं इस एग्जांपल में। और इसी टॉपिक में आपकी बुक में एक एग्जांपल और है, जिनकी बुक में एग्जांपल 2, उसमें भी हमें 3 केस पढ़ने हैं। अभी दिसंबर में जो पेपर हुए उसमें क्वेश्चन आया था एग्जांपल 2, और मुझे जहां तक लगता है तो कोई भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अटेंड करके नहीं आया होगा, और अगर अटेंड नहीं करके आया तब भी कोई इशू नहीं है। 4 क्वेश्चन थे सेक्शन ए में, 4 में से कोई भी 2 करने थे तो बाकी 2 कर लिए होंगे। बट नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए कम से कम। तो ये 3 केस बनेंगे। अब हम हमारा जो लैग्रेंजियन फंक्शन है इसको करते हैं स्टार्ट, है ना। तो इसको स्टार्ट कैसे करना है ये सब मैं ऊपर से कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव कर लेंगे x1 के रेस्पेक्ट में, तो ये 1 हो जाएगा, ये 0, ये लैम्डा ऐसे रहेगा, x1 का डेरिवेटिव 1, ये 0, क्योंकि x1 के अलावा बाकी सब 0 हो जाएंगे। और ये लैम्डा 3 ऐसे रहेगा ब्रैकेट में, i 0 हो जाएगा, p1 ऐसे रहेगा, x1 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0। तो आपके पास बेसिकली बचा 1, और आपके पास ये बचा लैम्डा 1। लैम्डा 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा 1 ही आ जाएगा, और माइनस p1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस p1, और लैम्डा 3 में मल्टीप्लाई कर लोगे तो लैम्डा 3 p1, ये हमारे पास आ गया है। इसके बाद आप डेरिवेटिव कर लोगे x2 के रेस्पेक्ट में, ये 0, ये 1, ये 0, ये 1, लैम्डा 3 फिर ऐसे ही रहना है, i का डेरिवेटिव 0, माइनस p1 और x1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा 2 के रेस्पेक्ट में, p2 x2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। अगेन ये खत्म, ये खत्म, यहाँ से आपके पास 1 प्लस लैम्डा 2 बच गया है, क्योंकि लैम्डा 2 की आप 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा। माइनस p2 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस p2, और फिर बाहर जो लैम्डा 3 ऐसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो लैम्डा 3 एंड p2, ये हो गया। इसके बाद हमें डेरिवेटिव करना है लैम्डा 1 के रेस्पेक्ट में। तो जब आप लैम्डा 1 के रेस्पेक्ट में करोगे, ये 0, ये 0, ये 1, लैम्डा हो गया है आपके पास 1, मल्टीप्लाई करनी है इसके x1 में, ये 0 और ये सब भी 0, ठीक है। लैम्डा 1 के रेस्पेक्ट में ये 0 हो जाएगा, ये 0 होगा तो इसकी मल्टीप्लाई वाला अपने आप ही 0 हो गया, इसके साथ में 0 से ये 0 है ब्रैकेट वाली चीज इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो 0 की मल्टीप्लाई होगी पूरे ब्रैकेट में, ये 0। तो यहां से आपके पास बचा है बेसिकली x1। इसके बाद आप डेरिवेटिव कर लोगे लैम्डा 2 के रेस्पेक्ट में। लैम्डा 2 के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो ये 0, ये भी 0, ये भी 0, जहां जहां लैम्डा 2 नहीं है वो सब 0, और लैम्डा 2 की वैल्यू हो गई है आपके पास 1, और x2 ही आ जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो इसके साथ ही जो ब्रैकेट है 0 किस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 0, यहां से आपके पास आ गया लैम्डा 2। अब हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव कर लेंगे लैम्डा 3 के रिस्पेक्ट में। इसको मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूं, वैसे तो इसकी कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, है रफ ही कर देता हूं। लैम्डा 3 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो ये 0, ये भी 0, ये भी 0, ये 1 हो जाएगा लैम्डा 3, और इसके साथ में जो मल्टीप्लाई में है
देखिए जब लैम्डा 3 के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो लैम्डा 3 को आप वेरिएबल मानोगे और वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई में जो होता है इसको हम छेड़ते नहीं है, वो वैसे ही रहता है। तो ये वैल्यू आपके साथ वैसे ही आ जाएगी I1 P1 X1 P2 एंड X2। ये आ गई है हमारी इक्वेशन। अभी हमारे पास जितने भी फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव हमें निकालने थे, हम सारे फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकाल चुके हैं। अब हम चलते हैं आगे। तो जब हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव आ जाते हैं, उसके बाद हम लोगों को यूज करनी होती है कुन-टकर कंडीशन। ठीक है, अच्छा सॉरी, मैं एक काम और कर लेता हूँ साथ में, इसको भी थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं ना। तो ये जीरो ये खत्म और 1 के मल्टीप्लाई यहाँ कर लेते हैं, तो हमारे पास बच गया है I माइनस P1 X1 P2 X2। ये वैल्यू हमारे पास बच गई है। आप लोगों का हो गया हो तो मैं रफ कर दूं, फिर आगे चलते हैं और हम साथ में ही इन इक्वेशंस को कुछ नाम भी दे देते हैं। अच्छा, नाम अभी नहीं दे रहे, नाम बाद में देंगे। ठीक है, डन। यस सर। ठीक है, शिवानी हो गया आपका भी? यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चंस को आप एक बार देख जरूर लेना, थोड़ा सा लेंथी है पर समझोगे तो समझ में आ जाएगा आसानी से। इस वीडियो को ऐप पे मिल जाएगी तो आप एक दो बार और देख लेना उससे। चलो कोई बात नहीं। मैं इसको लिख लेता हूँ। ये देखिए, अब हमें यूज करनी है फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन। तो इनइक्वालिटी कांस्टेंट में फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन होती है आपकी कुन-टकर कंडीशंस। अब कुन-टकर कंडीशंस क्या होती है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो कुन-टकर कंडीशंस में ये पांचों जो हमारी इक्वेशंस आई हैं, जो हमारे पांचों डेरिवेटिव आए हैं, इसको हम यूज करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपके साथ रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन का टॉपिक डिस्कस करा था, वो भी इनइक्वालिटी कांस्टेंट का ही क्वेश्चन था और उस क्वेश्चन में भी हम लोगों ने कुन-टकर कंडीशन का ही यूज करा था। होता क्या है, जब इक्वलिटी कांस्टेंट होता है तो हम सारे डेरिवेटिव को, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रख देते हैं। बट जो इनइक्वलिटी कांस्टेंट होते हैं उसमें हम सारे डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल नहीं रखते हैं। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखोगे तो आपने नोटबुक में जो भी नोट करा है, अगर पूरा करा है नहीं करा है ये मेरे को नहीं पता है। तो अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में हमारे पास तीन कांस्टेंट थे। एक ये था, एक ये कांस्टेंट था, तीसरा कांस्टेंट था हमारे पास ये। ठीक है, तो इन तीनों कांस्टेंट में आप देखोगे तो एक बात हम समझ सकते हैं, ये इनइक्वालिटी कांस्टेंट है, ये भी इनइक्वालिटी कांस्टेंट है, बट ये इक्वालिटी कांस्टेंट है। समझ में आ रही है ना बात आपको, है ना? ये दोनों कैसे कांस्टेंट है, इनइक्वालिटी, और ये कैसा कांस्टेंट है, इक्वालिटी कांस्टेंट है। तो हम जो कुन-टकर कंडीशन लगाएंगे ना, हम कुन-टकर कंडीशन यहां 1 2 3 4 और 5 इन सभी में हम कुन-टकर कंडीशन नहीं लगाएंगे, है ना? हम 3 जगह कुन-टकर कंडीशन लगाएंगे और 2 जगह हम कुन-टकर कंडीशन नहीं लगाएंगे। अब कहां-कहां लगाएंगे, कहां-कहां नहीं लगाएंगे, ये थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। बेसिकली यहां पे हमें कुन-टकर कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब समझते हैं कैसे करेंगे।
तो पहले मैं ये वाले तीनों केसेस ले रहा हूं, ये वाले तीनों केसेस, ठीक है। आपकी बुक में देखोगे तो उन्होंने डेरिवेटिव भी पहले इन्हीं का करा है, बट हम लोग क्या करते हैं यूजुअली पहले हम वेरिएबल का डेरिवेटिव करते हैं फिर लैम्डा का। तो मैं वही पुराना प्रोसेस ही फॉलो कर रहा हूं, बुक वाला प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे। बुक वाला प्रोसेस फॉलो करेंगे तो अलग से आपको एक चीज याद करनी पड़ेगी, तो बेकार में एक चीज याद करने का वर्डन अपने दिमाग पे नहीं डालेंगे। बस आप ये समझ लेना है आपको कि ये चीजें हमें पहले लिखनी है लैम्डा वाली। अब होता क्या है जनरली जब इक्वलिटी कांस्टेंट होता है, जब यहाँ पे इक्वल के साइन होते हैं तब हम क्या करते हैं, तब हम ऐसे लिखते हैं इज इक्वल टू 0 और काम हो जाता हमारा। बट क्योंकि इनइक्वालिटी कांस्टेंट का केस है तो यहाँ पे आपको इक्वल टू 0 नहीं लिखना है क्योंकि इक्वल टू 0 है नहीं, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, बट हम सॉल्व तो जब ही कर पाएंगे जब इक्वल टू 0 हो। तो इक्वल टू 0 बनाने के लिए ये जो नंबर है ये नंबर ये 0 के इक्वल नहीं है ना। तो इक्वल टू 0 बनाने के लिए हम यहाँ पे लैम्डा 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये बात मैंने आपको रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन के क्वेश्चन में भी कराया था। अब जब आप मल्टीप्लाई कर देते हो इसकी लैम्डा में तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आप ये वाली जो वैल्यू है ये वाली जो हमारी वैल्यू, और लैम्डा की मल्टीप्लाई हम इस साइड भी कर सकते हैं इस साइड भी, क्योंकि आपको पता है मल्टीप्लाई 2 into 3 या 3 into 2 एक ही बात होती है। मैं यहाँ भी कर रहा हूँ है ना, इसका हमें थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा। तो वैसे अगर मैं देखिए सिर्फ इतना लिखूं तो ये इक्वल टू 0 नहीं है, क्यों, क्योंकि इक्वलिटी कांस्टेंट नहीं है। बट क्योंकि हमें इक्वल ही बनाना है, कैलकुलेशन हम तभी कर पाएंगे, इक्वल बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें लैम्डा 1 से। तो लैम्डा 1 से मल्टीप्लाई कर, हाँ यस, ये सब स्लैक वेरिएबल्स जैसे पूर्ण टक्कर में हम स्लैक वेरिएबल्स भी ऐड करते हैं तो बनाने के लिए, वो यही है। हाँ आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो, यही है, ठीक है। वो जो स्लैक वेरिएबल होता है बेसिकली वो लैम्डा ही होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने इसमें लैम्डा से मल्टीप्लाई करी है तो ये लैम्डा आपके पास ऐसे ही आ गया है लैम्डा 1, और ये वैल्यू आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो जो कि है x1। तो अब ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वल टू 0 हो गई है, वैसे ये वैल्यू इक्वल टू 0 नहीं होती थी। अब एक और बात, आप रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन वाला क्वेश्चन अगर रिपीट करोगे देखोगे तो आपको चीजें अच्छे से मेमोराइज हो जाएंगी। अब यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि हम लैम्डा 1 से मल्टीप्लाई करके इस पूरी वैल्यू को 0 तभी बना सकते हैं जब आपका लैम्डा 1 पॉजिटिव हो। अगर आपका लैम्डा 1 पॉजिटिव नहीं है, मतलब पॉजिटिव हो या फिर 0 के इक्वल हो, अगर आपका लैम्डा 1 पॉजिटिव नहीं है तो फिर हम इसकी मल्टीप्लाई करके इन दोनों को 0 के इक्वल नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद हमारा ये जो x1 है ये तो आपको पता ही है, x1 एक कमोडिटी है जिसको हमारा कंज्यूमर, यानी हम खुद अगर कंज्यूमर अपने आप को माने, तो मैं तो यहाँ कंज्यूमर नहीं हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं फर्म हूं, मैं प्रोड्यूसर हूं, बट आप कंज्यूमर हो। तो अगर आप कंज्यूमर हो तो आप ये मान के चलोगे कि x1 जो कमोडिटी है वो भी पॉजिटिव है। तो फुल टक्कर कंडीशन के केस में ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो फिर ये जो आपका लैम्डा 1 है इसके मल्टीप्लाई करने पे इक्वल हो जाएगा, और इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ये जो मैंने 1 लिखा है आपके कैमरे में आ रहा है, ठीक है, डन। मैं ये सारा भी फिलहाल रफ कर देता हूं। बिल्कुल इसी तरीके से हमारी ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू में अगर मैं लैम्डा 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये लैम्डा 2 ऐसे ही आया, इसकी वैल्यू आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, दैट इज x2। ये वैल्यू भी इक्वल टू 0 हो गई है जब आपका लैम्डा 2 पॉजिटिव है,
और जब आपका x2 भी पॉजिटिव है, और इस वैल्यू इस इक्वेशन को हम लोग डिनोट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 से। इसके बाद ये जो हमारा थर्ड डेरिवेटिव है इसमें हम लैम्डा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हो गया है आपका लैम्डा 3। इसकी वैल्यू आपके पास क्या आई है, लैम्डा 3 की वैल्यू आई है हमारे पास ये, तो ये हो जाएगा i माइनस पी x1 p2 x2 इज इक्वल टू 0। अब ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी, ये वाली कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी, अगेन आपका लैम्डा 3 होना चाहिए पॉजिटिव, और आपकी जो इनइक्वालिटी है ये वाली इनइक्वालिटी ये भी पॉजिटिव होनी चाहिए। ये भी पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि आपके खर्चे आपकी इनकम से ज्यादा नहीं होंगे, या तो आपके खर्चे आपकी इनकम के बराबर हैं, या फिर आपके खर्चे आपकी इनकम से कम है। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, इस टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल के क्लास में, ठीक है। तो मिलते हैं कल, तब तक गुड नाइट, टेक केयर, गुड नाइट। हमने रैपिड मैक्सिमाइजेशन क्या पहले करा था, आपने पहले करा था कि इन बिटवीन कर रहा है आजकल? ये मैं आपको बताता हूँ, अभी जो आप ऐप पे जाओगे ना तो आप लास्ट वीडियो देख लेना, लास्ट क्लास, एक लास्ट क्लास एक सेकंड लास्ट क्लास, ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, गुड नाइट।